नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 7 जिसका भाग 4 है, प्रकरण अंग और अंग तंत्र एवं कैंचुए की बाह्य आकारिकी, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंग और अंग तंत्र बहुकोशीय के जो प्राणी होते हैं उनमें उपयुक्त वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। यानी इसका शरीर जो है अंगों से मिलकर बना होता है और अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र पूरे शरीर का संगठन का कार्य करता है। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक और दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। यानी अंग तंत्र में लाखों कोशिकाएं होती हैं, लाख कोशिकाओं से मिलकर समन्वित रूप से ऐसा तंत्र बनता है जिसमें कई प्रकार के अंग होते हैं जो समन्वित होकर कार्य करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। यानी अंग जो बनते हैं वो ऊतकों से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए हृदय में चारों तरह के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिकीय ऊतक। ये चारों मिलकर हृदय के अंदर पाए जाते हैं और चारों ही हृदय की रचना में भाग लेते हैं। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यानी अंग है जो मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंगों के मिलने से वो अंग तंत्र कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारा कार्य है वो एक इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किस प्रकार संचालित होता है। वो एक निश्चित ही इंद्रिय गोचर प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है। ये इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। यानी इस प्रकार जंतुओं का विकास, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग और अंगों से अंग तंत्र जो है पूरे संगठन यानी पूरे शरीर को चलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको 3 जीवों की विभिन्न विकासीय स्थिति या स्तर के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको शरीर यानी एनाटॉमी और आकारिकी यानी बाहर से देखने में किस प्रकार का है, मॉर्फोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यानी जिन जीवों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उनकी एक तो शरीर की क्रिया विज्ञान किस प्रकार, एनाटॉमी कैसी है, और एक बाहर से दिखने में उनका आकार कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है उसकी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आकारिकी आपको जीव की बाह्य संरचना, बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। यानी बाहर से किस प्रकार दिखता है, आकार कैसा है, उसके अध्ययन को आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पौधों और सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब है शरीर के बाह्य अंगों की बनावट और शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन। यानी शरीर के बाहर के अंग किस प्रकार के हैं, अंगों की बनावट कैसी है और किस प्रकार के शरीर के बाहर वाले भाग होते हैं, इनके बारे में प्राणियों के संबंध में अध्ययन करते हैं। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है और शारीरिकी का अर्थ होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उस शरीर के अंदर वाले अंगों की रचना कैसी है, यानी शरीर के जो अंदर अंग पाए जाते हैं उनकी किस प्रकार की रचना होती है। अब आप कैंचुए, कॉकरोच और मेढक की आकारिकी और शारीरिकी का अध्ययन करेंगे जो अकशेरुकी और कशेरुकियों का क्रमशः प्रतिनिधित्व करता है। यानी हम इस अध्याय में जो इस टॉपिक में अध्ययन कर रहे हैं वो इन तीनों जानवरों के बारे में जो कार्यकी दी हुई है उनमें से हम अध्ययन करेंगे, और जिसमें कैंचुआ है, कॉकरोच है, मेढक है, उनमें से हम सर्वप्रथम कैंचुए के बारे में इस अध्याय में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे और इसकी आकारिकी कैसी है, बाहर से दिखने में कैसा है, शारीरिकी यानी अंदर से उस अंगों की संरचना कैसी है, जो अकशेरुकी भी है और दूसरा कशेरुकी का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अकशेरुकी में कैंचुए और कॉकरोच आ जाएंगे तो कशेरुकी प्राणी में मेढक आ जाएगा। तो इनका प्रतिनिधित्व ये तीनों प्राणी मिलकर करते हैं। यहाँ अपना जो टॉपिक है वो है कैंचुए से संबंधित। कैंचुआ लाल भूरे रंग का स्थलीय अकशेरुकी प्राणी है जो नम मिट्टी की ऊपरी सतह में निवास करता है। यानी जो मिट्टी बगीचों में गीली मिट्टी होती है उसकी ऊपर वाली तह में पाया जाता है। दिन के समय ज़मीन के अंदर बिलों में रहते हैं जो कि ये मिट्टी को छेद कर या बिल बनाकर और उस मिट्टी को निगल कर और आगे से आगे ज़मीन के अंदर बढ़ते रहते हैं। बगीचों में ये अपने द्वारा एकत्रित उत्सर्जी मल पदार्थों के बीच ढूंढे जा सकते हैं। यानी जो मिट्टी ये खाते हैं वो मल के रूप में बाहर निकालते भी रहते हैं।
जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो एक अच्छी खाद बनी जाती है, इसलिए किसानों के मित्र भी कहलाते हैं। इन उत्सर्जित मल पदार्थों को कर्मी शिप्ती या वर्म कास्टिंग कहते हैं। फेरेटिमा यानी केंचुआ की जो जाति है फेरेटिमा लम्ब्रिकस और सामान्य भारतीय केंचुए कहलाते हैं। एक होता है फेरेटिमा पोस्थुमा, एक होता है फेरेटिमा लम्ब्रिकस। ये भारतीय केंचुए के रूप में जाने जाते हैं। वह आकारिकी यानी इस केंचुए की आकारिकी बार से आकार कैसा है, तो शरीर लंबा होता है, लगभग 100 से 120 समान स्तंभ खंडों में बटा होता है, यानी 100 से लेकर 120 तक खंड होते हैं इसमें, जिन्हें मेटामियर्स कहते हैं। पृष्ठ यानी जो जमीन के ऊपरी भाग यानी ऑपोजिट भाग होता है, जमीन के टच वाला भाग आधार भाग कहलाता है, जमीन के ऑपोजिट वाला भाग पृष्ठ भाग कहलाता है। तो पृष्ठ भाग पर गहरी मध्य रेखा यानी पृष्ठ रक्तवाहिका पाई जाती है, जिससे हम केंचुए का पृष्ठ भाग को पहचान सकते हैं। आधार तल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जो जमीन के संपर्क में केंचुए का जो भाग होता है उसे आधार तल कहते हैं, और उसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यह पृष्ठ तल से विभेदित हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि भाई ये वाला भाग अधर तल है और ये वाला भाग पृष्ठ तल है। शरीर के अग्र भाग पर मुख और पुरोमुख होता है, जिसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, और पुरोमुख एक पाली यानी लोब जो मुख को ढकने वाली होती है, एक फन-नुमा रचना होती है जिसके द्वारा मुख ढका रहता है। ये फन मृदा दरारों को खोलकर कर्मी को उसमें रेंग कर जाने में मदद करता है, यानी इस फन-नुमा संरचना से ये मिट्टी को खोदता रहता है और केंचुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये कुछ केंचुए की संरचना के भाग दिए हुए हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ऊपर से देखिएगा, पुरोमुख जो ऊपरी और पायजाने वाला भाग है ये वाला, और ये फन-नुमा संरचना देख सकते हैं, इसके द्वारा ये मिट्टी को खोदता रहता है। ये नीचे वाला भाग गोलानुमा, ये मुख द्वार कहलाता है। ये शूक वलय है, यानी यहाँ पर शूक जो सीटी कहते हैं वो पाए जाते हैं, जो चलने में हेल्प करते हैं। और ये 14-15-16 पर क्लैटेन नामक संरचना पाई जाती है, जो एक राउंड में एक वलय के रूप में पाई जाती है केंचुए के चारों ओर। 14, 15 और 16 खंड में शूक मैंने जो बताया आपको चलने में काम आते हैं, जिसे सीटी कहते हैं। ये मादा जनन छिद्र यहाँ उपस्थित होता है, और ये नर जनन छिद्र जोड़ों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जनन निप्पल पाए जाते हैं, जो जननी पेपिला कहलाती हैं। और ये हम देख सकते हैं अनुप्रस्थ खांच और वलय का ये रचनाएं खंडों में पाई जाती है। ये पीछे वाला भाग केंचुए का जो गुदा कहलाता है, और ये सारे खंड हैं जिन्हें हम विखंड कहते हैं। इस पर केंचुआ 100 से लेकर लगभग 120 खंडों में बटी हुई संरचना के रूप में पाया जाता है। पुरोमुख ये एक संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड परितुंड कहलाता है, पेरिस्टोमियम कहलाता है, या मुख खंड भी कहलाता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है, जिनके बारे में हमने चित्र में देखा है। एक परिपक्व कर्मी में एक जोड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से लेकर 16वें खंड तक को घेरे रहती है। इन ग्रंथिल उत्तक वाले खंडों को प्राणिक या क्लैटेलम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लैटेलम खंड संख्या 14, 15 और 16 में एक वलयनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार शरीर 3 प्रमुख भागों में बटा होता है। अग्र प्राणिका यानी इस क्लैटेलम से पहले वाला भाग अग्र प्राणिका कहलाता है, और फिर प्राणिका वाला भाग, और लास्ट में पच्छ प्राणिका खंड, यानी 14, 15, 16 के बाद वाले भाग है वो पच्छ प्राणिका खंड कहलाते हैं। इस प्रकार शरीर 3 भागों में बटा होता है। 5 से 9 खंडों में अंतराखंडीय खांचों में अधर पार्श्वीय भाग, यानी जो जमीन से जुड़े हुए पार्श्व वाले और अधर वाले भागों में 4 जोड़ी शुक्र ग्रहिका रंध्र होते हैं, यानी स्पर्मेटिकल एपरेचर्स पाए जाते हैं। एकल मादा जनन छिद्र 14वें खंड की मध्य अधर रेखा पर होता है, यानी मादा छिद्र जो पाया जाता है वो 14वें खंड पाया जाता है, जो कि हमने भी चित्र में देखा था, और वो मध्य अधर भाग में, यानी जो भाग जमीन के संपर्क में होता है उस भाग में जाता है। एक जोड़ा जनन छिद्र जो होते हैं वो 18वें खंड के अधर पार्श्व भाग में मिलेंगे, जो नर जनन छिद्र कहलाते हैं 18वें खंड में। बहुत से
छिद्र जो होते हैं जिन्हें वर्कक रंध्र यानी नेफ्रिडिया पोर्स कहते हैं, ये अधर तल पर लगभग संपूर्ण शरीर में पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्गिकाएं शरीर से बाहर की ओर खुलती है, यानी उत्सर्गिकाओं का कार्य करते हैं, यानी ये छिद्र जो होते हैं वो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। शरीर में प्रथम, अंतिम और प्रयाणिका खंडों को छोड़कर समस्त देह खंडों में एस आकार के शूक यानी शीटी पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड में मध्य में स्थित उपकला गर्भ में धंसे रहते हैं। जैसा कि हमें चित्र में मैंने बताया था, शरीर के जो प्रथम खंड है, अंतिम खंड है और प्राणिका यानी कलेक्टिव वाला भाग 14, 15 और 16 नंबर खंड, इनको छोड़ते हुए और बाकी पूरे भाग में शरीर के देह खंडों में और जो खंडों की खांचें होती हैं उनमें धंसे हुए एस आकार के शूक पाए जाते हैं। शूक छोटी बाल की समान संरचना होती है जो कि फैल सकती है और सिकुड़ भी सकती है। गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी गति करने में शूक जो होते हैं सीटी ये भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण। अब है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न जो हमें नोटबुक में करने हैं। पहला, शूक क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा, कैंचुए में प्राणिका कहाँ होती है। तीसरा, हृदय में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। और चौथा है, प्राणियों की आकारिकी से आपका क्या अभिप्राय है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।